कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो घबराती हुई एक वीरान रास्ते पर चल रही थी। उसका नाम टिम्टी है और वो बार बार पीछे देखती है जैसे किसी से बचकर निकलना चाहती हो। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और एक अंधेरे घर में ले जाकर बांध देता है। टिम्टी डरते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम विसेंट है, वो मंत्र पढ़ते हुए विस्लर नाम की एक खतरनाक आत्मा को बुलाने लगता है। विसेंट के हाथ में एक अजीब सा खंजर होता है और अपने रिचुअल को पूरा करते ही टिम्टी किसी भयानक आत्मा के वश में हो जाती है। इसके बाद वो टिम्टी को कपड़े से बांधकर कहीं ले जाने निकल पड़ता है। टिम्टी अभी भी हिल रही थी, पर तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखते ही विसेंट डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी पलक झपकते ही पेड़ के ऊपर से टिम्टी उस पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। इसके बाद कहानी हमें एक कपल से मिलवाती है जिनके नाम निकोल और सेबेस्टियन हैं। दोनों लंबे सफर के बाद शहर से सेबेस्टियन के पुराने घर जा रहे हैं, क्योंकि सेबेस्टियन के पिता कल रात मारे गए हैं और ये वही बूढ़ा आदमी विसेंट उसका पिता है जिसे कल रात टिम्टी ने शैतान के वश में आकर मार डाला। फिर हमें पता चलता है कि उनकी बेटी डेनियला 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई, जिस हादसे को वो अभी भी भुला नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं जहां इसाबेल उनका इंतजार कर रही होती है। घर पर सारे रिश्तेदार फ्यूनरल के लिए मौजूद हो चुके थे। इसके बाद विसेंट को अंतिम विधि के लिए ले जाया जाता है, पर उस दौरान अचानक निकोल की नजर कुछ दूर एक अजीब सी औरत पर पड़ती है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। इसके बाद शाम को सारे रिश्तेदार घर लौट आते हैं और रात के खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। बातचीत के दौरान इसाबेल पूछती है कि निकोल और सेबेस्टियन कितने दिनों के लिए आए हैं। सेबेस्टियन बताता है कि उन्हें कुछ दिनों बाद शहर लौटना होगा, लेकिन इसाबेल कहती है कि इतनी बड़ी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है। वो इस जमीन को परिवार की पहचान मानती है और इसे मरिया लोइंजा के मानने वाले उन बस्ती वालों को कभी नहीं सौंपना चाहती। फिर निकोल के पूछने पर इसाबेल और सेबेस्टियन उसे बाहर ले जाकर नदी किनारे के उस इलाके की ओर इशारा करते हैं जहां मरिया लोइंजा नाम की आध्यात्मिक रानी के मानने वाले लोग रहते हैं। समय के साथ वे नदी से लेकर पहाड़ों तक फैल गए और अब वहीं अपनी बस्ती बसाकर रह रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो किसी खास तरह के रिचुअल करके आत्माओं से बातें करते हैं और उन्हीं से अपनी परेशानियों का हल मांगते हैं। इसी बीच अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन तभी खेत के बीच अंधेरे में टिम्टी दिखाई देती है जो अभी भी विस्लर के वश में थी। दूसरी तरफ निकोल को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में उसे अचानक दरवाजा अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है। पहले वो घबरा जाती है, पर वो असल में घर का डॉगी होता है जिसे वो प्यार से चानो बुलाते हैं। निकोल उसे ले जाकर बाहर बैठती है और अपनी बेटी डेनियला की पुरानी वीडियो देखने लगती है। फिर अपनी बेटी की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करने लगती है। उसी दौरान वो देखती है कि घर के बाहर कोई मशाल लेकर जा रहा है। वो चानो को लेकर उसके पीछे जाकर देखती है घर में काम करने वाली पेट्रा किसी पुतले को जलाकर कुछ प्रार्थना कर रही थी, पर निकोल को देखते ही पेट्रा डरते हुए उसे तुरंत घर के अंदर जाने के लिए कहती हैं और वो खुद वहाँ से चली जाती है। तभी दूर से अचानक किसी के विसल की आवाज सुनाई देती है। निकोल उस आवाज का पीछा करते हुए खेतों के बीच पहुँच जाती है। उसी दौरान चानो किसी चीज का पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है। निकोल उसे ढूंढने लगती है और तभी अचानक उसके सामने से कोई चीज तेजी से गुजरती है जिससे डर के मारे वो तुरंत घर लौट आती है। अगली सुबह होती है तो निकोल रात के बारे में सेबेस्टियन को कुछ नहीं बताती और बाहर निकलकर चानो को पुकारने लगती है। इसके बाद वो पेट्रा के पास जाकर चानो के बारे में बताती है कि रात में सीटी की आवाज सुनकर वो कहीं चला गया था। ये सुनते ही पेट्रा कहती है कि चानो वापस आ जाएगा। निकोल वहाँ से चली आती है और घर के अंदर घूमते हुए उसे विसेंट की एक पुरानी किताब मिलती है जो जादू टोने और रहस्यमयी काली ताकतों से जुड़ी हुई थी। तभी इसाबेल वहाँ पहुंचकर किताब को डस्टबिन में फेंक देती है। वो कहती है कि उसने हमेशा अपने पति को इन चीजों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं मानी। इसके बाद देखते हैं कि निकोल एक घोड़ा लेकर चानो की तलाश में निकल पड़ती है। काफी देर तक खेतों और जंगलों के बीच भटकने के बाद वो नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। वहीं उसे एक पुराना पुल दिखाई देता है जो उन बस्ती वालों के इलाके तक जाता था। वो घोड़े को एक जगह बांधती है और बिना ज्यादा सोचे पुल से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही घोड़ा वहां से चला जाता है। निकोल आगे बढ़ती रहती है और जल्द ही उसे वहां कुछ लोग एक अजीबोगरीब रस्म करते हुए दिखाई देते हैं। वो छिपकर थोड़ी दूर से देखने लगती है जहां लोग एक जवान लड़की के शरीर में आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे थे। बस्ती में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें स्क्वाटर्स कहा जाता है और सिर्फ इन्हीं के अंदर आत्मा प्रवेश कर सकती थी।
ये पूरा रिचुअल उनकी रानी मैरिया लोइंजा के नाम पर किया जा रहा था। कुछ ही देर में वो लड़की जैसे किसी दूसरी ताकत के कब्जे में चली जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से डेनियला की आवाज निकलती है, जिसे सुनकर निकोल का दिल थम जाता है। वो सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि वो अपनी माँ को देख सकती है। तभी लोगों को भी वहाँ किसी के होने का एहसास हो जाता है और वो निकोल के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे निकोल वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह अपने घोड़े तक पहुँचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को पता चलता है उनके कुछ जानवर चोरी हो गए हैं और ये काम स्क्वैटर्स ने किए हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन को एक डाउट होता है कि शायद उसके पिता के मौत के पीछे यही लोग हैं। इसी बीच निकोल के घोड़े को खाली लौटते हुए देखकर सेबेस्टियन तुरंत खेतों की तरफ निकल जाता है। वहीं निकोल लगातार भागते भागते काफी दूर आ चुकी थी। अब तो सूरज भी ढलने लगा था और वो एक जगह रुककर खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच सेबेस्टियन अपने कुछ लोगों के साथ उसकी तलाश करता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। दोनों फिर घर लौट आते हैं और डिनर करते हुए निकोल इसाबेल को बताती है कि वो घूमते घूमते उस बस्ती के पास पहुंच गई थी, पर समय रहते सेबेस्टियन ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी डेनियला की आवाज गूंज रही थी। इस बारे में बात करने वो पेट्रा के पास जाती है, क्योंकि पेट्रा मरिया लोइंजा को रक्षक मानती है। पेट्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहां मरिया लोइंजा की एक मूर्ति रखी हुई थी जिसकी वो पूजा करती है। फिर निकोल उसे सब बताती है कि उसने बस्ती में रिचुअल के दौरान अपनी बेटी की आवाज सुनी थी और वो किसी भी कीमत पर उससे दोबारा बात करना चाहती है। पेट्रा कहती है कि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि विस्लर की भयानक आत्मा अभी भी आजाद घूम रही है। फिर वो उसकी सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी ब्रेसलेट बांध देती है और बताती है कि उसे कभी भी उस आवाज के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विस्लर की आत्मा हमेशा उतनी ही करीब होती है जितनी दूर उसकी सीटी सुनाई देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब निकोल ये बात सेबेस्टियन को बताती है कि वो उनकी मरी हुई बेटी से बात करना चाहती है, तो वो इसे अंधविश्वास मानता है और कहता है कि इन सब से उसे हमेशा दूर रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर निकोल थोड़ी उदास हो जाती है। अगली सुबह 2 मजदूरों को खेत में काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक वही डरावनी सीटी की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल अचानक उनमें से एक पर टिम्टी हमला करके वहीं पर उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन कुछ लोगों को लेकर अपने खोए हुए जानवरों को ढूंढने निकलता है। वहीं घर में निकोल की नजर डस्टबिन में पड़ी हुई विसेंट की रहस्यमयी किताब पर पड़ती है। कुछ देर बाद वो दोबारा उस बस्ती में पहुंच जाती है। वहां उस समय किसी का अंतिम संस्कार चल रहा था, पर निकोल उनके सामने जाकर बात करने की कोशिश करती है। वो उनकी मदद से अपनी बेटी से बात करना चाहती थी। वो सबको बताती है कि वो अपनी बेटी डेनियला से बहुत प्यार करती है। लोग उसका दुख समझ रहे थे, पर बताते हैं कि बस्ती से टिम्टी नाम की एक स्क्वैटर्स लड़की गायब है और विस्लर की भयानक आत्मा उसके शरीर के जरिए आजाद घूम रही है। अगर अभी कोई रिचुअल किया गया तो वो किसी और इंसान पर कब्जा कर सकता है, जिससे बहुत लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। निकोल निराश हो जाती है और वहाँ से लौटने लगती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को कुछ जानवर मिल जाते हैं। उसी दौरान उसे चानो की लाश भी मिल जाती है, जिसे मारकर एक पेड़ पर टांग दिया गया था। सेबेस्टियन गुस्से से भर जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे स्क्वैटर्स का ही हाथ है। वहीं घर लौट रही निकोल के पास बस्ती का एक आदमी आता है और कहता है कि वो उसकी बेटी से बात करवाने में मदद कर सकता है। वो बताता है कि उसकी बेटी ग्रेसी के पास एक खास शक्ति है और वो असल में वही लड़की थी जिसके जरिए निकोल ने डेनियला की आवाज सुनी थी। पर इसके बदले वो पैसे मांगता है और कहता है कि अगले दिन निकोल अपनी बेटी की कुछ चीजें लेकर अकेले उससे मिले। निकोल मान जाती है और वो घर लौटने लगती है, पर रास्ते के बीच उसकी मुलाकात सेबेस्टियन से होती है, जो उसे चानो की लाश दिखाता है और बताता है कि अब से वो अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। अब रात को घर में पेट्रा चुपचाप कोई रिचुअल कर रही होती है। उसने निकोल, सेबेस्टियन और इसाबेल के कपड़ों का इस्तेमाल करके कुछ निशान बनाए थे। इसी बीच डिनर पर सेबेस्टियन अपनी माँ से विसेंट की मौत को लेकर सवाल करता है, लेकिन इसाबेल कुछ भी ठीक से नहीं बताती। इसके बाद निकोल पेट्रा के पास जाकर पूछती है कि आखिर स्क्वैटर्स चानो को क्यों मारेंगे। पेट्रा बताती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे और फिर उसे विस्लर की कहानी सुनाने लगती है। बहुत पहले एक लड़का था जिसे शिकार का जुनून था और वो हमेशा सीटी बजाता रहता था। एक दिन पिता ने उसे पालतू कुत्ते को मारते पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। नफरत से भरा वो लड़का शाम को कुछ मांस लेकर घर लौटा और माँ के पूछने पर चुप रहा। बाद में पिता की फटी हुई लाश पेड़ से लटकी मिली। तब माँ को पता चला कि उसने जो मांस पकाया था वो उसी के पति के शरीर का हिस्सा था। गांव वालों ने उस लड़के को उसके गुस्से की वजह से जिंदा जला दिया। मरते वक्त भी उसके मुंह से सीटी बजती रही। तभी से उसकी आत्मा नए शरीर की तलाश में भटकती रही ताकि फिर शिकार कर सके। हाल ही में उसे टिम्टी का शरीर मिल गया और वहीं से ये आतंक दोबारा शुरू हो गया।
इसके बाद अगली सुबह निकोल डेनियला की कुछ चीजें लेकर उस रिचुअल को पूरा करने के लिए पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात उस आदमी की बेटी ग्रेसी से होती है और पता चलता है कि ग्रेसी असल में टिम्टी की बेटी है, मतलब वो स्क्वैटर्स की वंशज है। पर वो बहुत मासूम थी और उसे अपनी माँ के साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बताती है कि ये तीसरी बार है जब वो किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करेगी। उसी दौरान दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने आदमियों के साथ स्क्वैटर्स की बिजली काटने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही लोग हर परेशानी की जड़ हैं। लेकिन इस बीच सेबेस्टियन का एक आदमी जो तबेले की निगरानी रख रहा था, अचानक सीटी की आवाज सुनकर तबेले में जाता है तो उसे गेट खुला हुआ दिखता है। तभी टिम्टी एक हथियार से उस पर हमला कर देती है और उस आदमी को बुरी तरह खत्म कर देती है। उधर गुस्से में सेबेस्टियन नदी का इकलौता पुल भी तुड़वा देता है ताकि स्क्वाटर्स का गांव में आने जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। इधर निकोल ग्रेसी और उसके पिता के साथ रिचुअल की तैयारी शुरू कर चुकी थी और ये सब कुछ एक गुफा के अंदर होने वाला था। ग्रेसी मोमबत्ती जलाकर तैयार हो जाती है और उसके पिता उसके अंदर आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पेट्रा तबेले में जाती है तो वहाँ उस आदमी की लाश मिलती है। खतरा समझकर वो हथियार लेकर आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे टिम्टी मिल जाती है जो उस आदमी को मारते वक्त घायल हो गई थी और उसके हाथ में वही खंजर था जिससे शुरुआत में उसे घायल किया गया था। इधर ग्रेसी के अंदर डेनियला की आत्मा को बुलाने की कोशिश लगातार जारी थी और काफी मेहनत के बाद आखिर उसके अंदर डेनियला की आत्मा आ जाती है। निकोल की आंखों में उम्मीद लौट आती है क्योंकि उसकी बेटी की आत्मा उससे बात करने लगी थी। लेकिन उसी समय पेट्रा टिम्टी के शरीर को खत्म करने में लगी हुई थी क्योंकि उसके मुताबिक विस्लर को रोकने का यही एक तरीका था। इधर निकोल अपनी बेटी की आत्मा से बात कर रही थी, लेकिन टिम्टी के शरीर खत्म होते ही अचानक सब कुछ बदल जाता है। गुफा अंधेरा हो जाता है और विस्लर की भयानक आत्मा ग्रेसी के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अगले ही पल वो अपने ही पिता पर टूट पड़ती है और उसकी जान ले लेती है। ये देखकर निकोल बुरी तरह घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि विस्लर को एक नया शरीर मिल गया था। उधर गांव में उस आदमी की मौत की खबर फैलते ही माहौल भड़क उठता है। सेबेस्टियन और उसके आदमी गुस्से से भर जाते हैं और स्क्वाटर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में सेबेस्टियन को निकोल मिल जाती है जो पूरी कोशिश करती है कि वो सच्चाई को समझे। वो बार बार कहती है कि इन सब के पीछे स्क्वाटर्स या बस्ती वालों का हाथ नहीं, बल्कि विस्लर को फिर से जगाने वाले दूसरे लोगों की करतूत है। लेकिन सेबेस्टियन कुछ भी समझने की हालत में नहीं था और वो गुस्से में निकल जाता है। निकोल जल्दी घर पहुंचकर इसाबेल को पूरी बात बताती है कि उसने अपनी बेटी की आत्मा से बात कर ली थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और विस्लर को अब दूसरा शरीर मिल चुका है, इसलिए सबकी जान खतरे में है। इसी दौरान पेट्रा टिम्टी के शरीर को ले जाकर जला रही होती है, जबकि दूसरी तरफ सेबेस्टियन गुस्से में स्क्वाटर्स के खेतों में आग लगा देता है। तभी घर के आसपास वही डरावनी सीटी की आवाज गूंजने लगती है। निकोल और इसाबेल समझ जाते हैं कि विस्लर पास आ चुका है, इसलिए दोनों किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रेसी के शरीर में छिपा विस्लर अचानक सामने आ जाता है और इसाबेल बुरी तरह उसका शिकार बन जाती है। उधर सेबेस्टियन अपने लोगों के साथ स्क्वाटर्स के इलाके में घुस चुका था, लेकिन उसके आधे साथी डरकर बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। वहीं निकोल पेट्रा के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे रिचुअल से जुड़ा सामान और वही खंजर मिलता है जिसका प्रयोग विस्लर को बुलाने के लिए शुरुआत में टिम्टी पर किया गया था। तभी निकोल के सामने पेट्रा आती है और आखिर वो सच्चाई बताती है जो अब तक छिपी हुई थी। असल में स्क्वाटर्स ने कभी विस्लर को नहीं बुलाया, बल्कि ये सब विसेंट की प्लानिंग थी। वो बस्ती के लोगों को डराकर उस इलाके से भगाना चाहता था ताकि जमीन उसकी बनी रहे। विसेंट ने पेट्रा की मदद से ही टिम्टी को पकड़वाया और उसी के जरिए विस्लर को जगाया। यानी जिस खतरे का दोष स्क्वाटर्स पर लगाया जा रहा था, उसकी शुरुआत खुद विसेंट ने की थी। अब पेट्रा बताती है कि उसने टिम्टी के शरीर को जला दिया है और नया शरीर न मिलने पर विस्लर की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन निकोल बताती है कि विस्लर पहले ही ग्रेसी के शरीर में जा चुका है और अब हर कोई खतरे में है। ये सुनते ही पेट्रा बुरी तरह डर जाती है और अब सिर्फ ग्रेसी को खत्म करने के बाद ही वो लोग विस्लर से बच सकते हैं। लेकिन निकोल इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो ग्रेसी को नहीं मारना चाहती थी। इसके बाद दोनों एक आखिरी रिचुअल शुरू करते हैं। पेट्रा समझाती है कि उस खंजर को आग में नष्ट करना होगा क्योंकि विस्लर की ताकत उससे जुड़ी हुई है। खंजर को खतरे में देखकर वो उसे बचाने जरूर आएगा। दूसरी तरफ विस्लर लगातार सेबेस्टियन के लोगों का शिकार कर रहा था। कई लोग उसके हाथों मारे जाते हैं और सेबेस्टियन को भी विस्लर ने एक पेड़ से लटका कर रखा था। लेकिन उस बीच कुछ बस्ती के लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लिया जाता है। इधर निकोल उस खंजर को जलाने की प्रक्रिया शुरू करती है।
जिससे कुछ ही देर में विस्लर उसके सामने आ जाता है। लेकिन निकोल उसे मौका नहीं देती और किसी तरह पेट्रा की मदद से विस्लर को एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। अब पेट्रा उसे जलाकर खत्म कर देना चाहती थी, पर निकोल बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी रुकावट के बीच विस्लर के पकड़ में पेट्रा आ जाती है, जिससे वो पल भर में खत्म हो जाती है। उसी समय सेबेस्टियन के साथ बस्ती के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिसका असर विस्लर पर होने लगता है। इस बीच निकोल वो खंजर हाथ में लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और ग्रेसी को बचाने के लिए अंतिम विधि पूरी करने लगती है। सेबेस्टियन उसे रोकने जाता है, पर वो दरवाजा बंद करके उस खंजर से खुद की जीभ पर कट लगा देती है। ऐसा करते ही विस्लर की आत्मा ग्रेसी को छोड़कर उसके अंदर प्रवेश करने लगती है और इसी मौके पर निकोल खुद को आग के हवाले कर देती है ताकि विस्लर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सेबेस्टियन दरवाजा तोड़कर उसे बाहर लाता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। बाहर ग्रेसी और बस्ती के लोग उसके आसपास खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं। इसी दौरान निकोल को अपनी बेटी डेनियला दिखाई देती है। माँ और बेटी की ये मुलाकात कहानी का सबसे इमोशनल पल बन जाती है। डेनियला उसे बताती है कि वो अपनी माँ को कभी दोषी नहीं मानती और वो चाहती है कि निकोल खुद को माफ करके जिंदगी में आगे बढ़े। इतना कहते ही निकोल होश में आ जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे डेनियला की आत्मा ने आखिरी बार अपनी माँ की रक्षा की हो। इसके बाद बस्ती के लोग और सेबेस्टियन के परिवार के बीच सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाती है और हम देखते हैं कि निकोल प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द फिर से माँ बनने वाली हैं। अब लोग साथ मिलकर काम करने लगते हैं और दोनों इलाकों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट जाती है। लेकिन आखिरी पल में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी खंजर के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और तभी उस डरावनी सीटी की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। इससे पता चलता है कि खंजर की वजह से विस्लर फिर से जाग गया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।